नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। संगठनों ने मांग की है कि फिटमेंट फैक्टर को एक खास ब्रैकेट के बीच रखा जाए। क्या है वो ब्रैकेट, प्रमुख मांगे क्या है, जानने समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के शो में सबसे पहले कर्मचारी संगठनों की दलील को जो है समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भारत में टेलीकॉम कंपनियों और बड़ी टेक कंपनियों के बीच छिड़ी रार को जो है डिकोड करेंगे और अंतिम में भारत में यूज्ड कारों का बाजार क्यों तेजी से बढ़ रहा है, इसको भी जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के 2 बड़े कर्मचारी संगठनों ने वेतन आयोग के सामने ऐसी मांग रखी है जो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का ध्यान जो है खींच सकती है। संगठनों ने जो है फिटमेंट फैक्टर 2.86 से लेकर 3.68 के बीच तय करने की जो है वकालत करते हुए न्यूनतम बेसिक सैलरी को जो है मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़ाकर 51,480 से लेकर 66,240 रुपये तक करने का प्रस्ताव दिया है। अब चूंकि मामला 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है, प्रवीण सर का रुख करेंगे। प्रवीण सर, ये कौन सी नई डिमांड है? हालांकि लेटेस्ट अपडेट आपके द्वारा हम लोगों ने ये जाना था कि 1 से 4 जो है तारीख तक जो है 8वें वेतन आयोग की पूरा टीम, पूरा अमला जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर था। वहाँ से क्या चीज़ें बाहर आई, क्या आउटकम है, समझाइए। नहीं, बिल्कुल इसी जो 8th पे कमीशन का पूरा जो दल था, जो कर्मचारियों के साथ जो बातचीत के लिए वहाँ पहुँचे थे, उसमें 2 जो बड़े संगठन हैं, एक ऑल एम्प्लॉयज़ जॉइंट एसोसिएशन और ऑल सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, इन 2 संगठनों ने एक बड़ी मांग रखी है। और इस मांग में कहा गया है कि साहब जो फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए वो 2.86 से लेकर 3.68 तक का होना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि सैलरी 51,000 से 66,000 रुपये के आसपास होनी चाहिए, जो अभी 18,000 रुपये है। तो मिनिमम सैलरी को इतना बढ़ाए जाने की मांग की गई है। लेकिन विशाल, बात इससे अलग है। इसके अलावा उन्होंने और भी मांगे की है, आपका हेल्थ बेनिफिट्स को बढ़ाने की, स्पेशल ट्रीटमेंट देने की, चूँकि हिली एरिया है वहाँ पे दुर्गम परिस्थितियों का के लिए अलग से अलाउंस देने की मांग की है। लेकिन बड़ी बात जो इस पूरी जो डिमांड आई है मेमोरेंडम के जरिए, बातचीत के जरिए, वो एक चीज़ नई रेखांकित करती है विशाल जी। और वो ये चीज़ है कि जब NCJCM जो सबसे बड़ा आप प्लेटफॉर्म मान लीजिए कर्मचारियों की तरफ से सरकार के साथ संवाद करने का, उन्होंने जब 3.86 का जो है फिटमेंट फैक्टर तय किया था, उसके बाद जो है यहाँ पे ये फिटमेंट फैक्टर को कम करके मांगने की एक डिमांड पहली बार संभवतः जो अब दिखाई दे रही है। अगर आप पिछले कुछ वक्त के कर्मचारी संगठनों की डिमांड को देखें तो एक कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे इस तरह का दिख रहा है, जहाँ पे ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या जो कर्मचारी संगठन हैं, क्या उनको लग रहा है कि ज़्यादा बड़ी डिमांड करना शायद पॉसिबल ना हो पाए मिलना, इसलिए ऐसी डिमांड रखी जाए जो ज़्यादा रेशनल हो, जो ज़्यादा तर्कसंगत हो। बिल्कुल। और सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है NCJCM की जो डिमांड थी 3.83 के बाद, उसके बाद तमाम लोग जो हैं उसके ऊपर का ही जो है फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रहे थे। चाहे FNPO हो, चाहे IRTSA वाला मामला हो, वो भी कह रहे थे कि 4 से ऊपर की बात करें। ये पहला आपने ठीक कहा, जम्मू कश्मीर से ही जो है पहली बार बात आ रही है कि थोड़ी सी नीचे। लेकिन चलिए अब इसको जो है सबसे ऊंची डिमांड जो है फिटमेंट फैक्टर को लेके वो 4.38 IRTSA वाले जो मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर वाली बात थी, 5 फिटमेंट फैक्टर। लेकिन अब चलिए कुछ आंकड़ों से बातों को समझ लेते हैं कि कितनी बढ़ सकती है न्यूनतम बेसिक सैलरी। अगर 2.57 है तो 46,260 हो जाएगा नई न्यूनतम बेसिक सैलरी। 2.86 कर दिया गया तो 51,480 हो जाएगा। 3 का अगर फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 54,000 और 3.68 तो 66,240 हो जाएगा। सर, ये कर्मचारी संगठनों ने दलील दी है कि अगर मान लीजिए अगर ये ब्रैकेट के बीच में अगर चीज़ें आपने दे दी तो कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की जो खरीदने की जो शक्ति है, परचेजिंग पावर, ये बढ़ती हुई नजर आएगी, महंगाई के असर को कम करने में मदद मिलेगी और इसके अलावा पेंशनर्स को भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इन तर्कों को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, डिमांड्स उस लिहाज से जायज़ कही जा सकती हैं कि साहब जिस हिसाब से महंगाई है, जिस हिसाब से खर्च बढ़े हैं, 10 साल के बाद एक पे कमीशन का गठन किया गया है और ऐसे में कर्मचारी संगठन और कर्मचारी लंबे वक्त से 1.25 करोड़ के आसपास जो कर्मचारी और पेंशनर्स को अगर आप केंद्र सरकार के जोड़ लें
तो इन सबका लंबे वक्त से इस बात का इंतज़ार था कि कब सरकार नया पे कमीशन बनाएगी और उसकी सिफारिशों के बाद कब जो है वो सैलरीज में बढ़ोतरी होकर मिलेगी जी। तो जाहिर तौर पर सैलरीज में भी रिवीजन की बात है और एक जो डिमांड है कि साहब पूरा जो पेंशन है उसमें पैरिटी रहनी चाहिए, सभी के लिए पेंशन में एक रूपता यहाँ पे रहनी चाहिए। एक ये डिमांड भी इन दोनों संगठनों एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, एक और डिमांड आई है कि जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों के लिए विशेष जो है व्यवस्था की मांग की गई, इसके पीछे क्या तर्क थे और ये क्या बात है सर? नहीं, मुझे लगता है कि चूँकि विशेष व्यवस्था की बात इसलिए की गई है ताकि जो हिली एरियाज़ हैं, जो जहाँ पे दुर्गम परिस्थितियाँ हैं कामकाज करने की, कहा जा रहा है कि बहुत ठंड रहता है, बिल्कुल मुश्किल हालात हैं, तो उनके लिए उस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और ऐसे में क्या कोई सरकार सेपरेट अलाउंस इसमें इंक्लूड करेगी, इन चीज़ों को डिमांड की गई है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या भारत का इंटरनेट फ्यूचर सिर्फ 5G पर टिका होगा या फिर पब्लिक वाईफाई भी जो है निभाएगी बड़ी भूमिका? इसी सवाल पर देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां और टेक दिग्गज आमने सामने आ गए। एक तरफ जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का कहना है कि सस्ते मोबाइल डेटा और तेजी से फैलते 4G 5G नेटवर्क के दौर में पब्लिक वाईफाई की जरूरत और कमाई दोनों सीमित है। वहीं दूसरी तरफ गूगल, अमेजन और मेटा जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम मानता है कि भारत की बढ़ती डिजिटल जरूरतों को केवल मोबाइल नेटवर्क के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके अलावा प्रवीण सर, पीएम वानी योजना के भविष्य पर चल रही ट्राई की समीक्षा ने इस बहस को जो है और तेज कर दिया, क्योंकि फैसला जो है सिर्फ एक योजना का नहीं है बॉस, बल्कि देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगली दशा और दिशा का है। आपसे समझना चाहेंगे सर कि ये पूरा मामला है क्या, और समझाइए। नहीं, देखिए, सरकार जो है वो भारत नेट जो मिशन लेकर आई, उसके जरिए कम दाम में सस्ता वाईफाई सब लोगों को, वाईफाई कह लीजिए या इंटरनेट कह लीजिए, सबको उपलब्ध कराने का एक सरकार का मिशन है। गांव देहात तक सब लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिल सके, जिन लोगों के पास अपने मोबाइल में मान लीजिए डेटा प्लान नहीं है, और जिसको सरकार ने अभी ट्राई की तरफ से मैंडेट भी किया गया कि साहब आप इस तरह के प्लान लेकर आएंगे जो प्लेन वनीला होंगे, जिसमें केवल वॉइस और एसएमएस का होगा। आप इंटरनेट मत दीजिए, इंटरनेट को या डेटा के नाम पर आप पैसा ज़्यादा वसूलना बंद कीजिए। ये सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया तीनों आपके टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जी। और उसी कड़ी में सरकार का एक जो मिशन था पीएम वानी या भारत नेट, जिसके जरिए आपको सस्ता वाईफाई चाहे ग्रामीण इलाके हों चाहे शहरी क्राउडेड प्लेसेस हों, उन सब में देने की बात कही। अब इस मसले को लेकर जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं और ट्राई, इन दोनों में और जो आपका जो फोरम है, इनके बीच में आपस में एक लड़ाई या तनातनी ठनी हुई है जी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना है कि साहब इसकी कोई ज़रूरत अब है नहीं, इस तरह के फ्री वाईफाई या पब्लिक स्पेसेस पर इस तरह के सस्ते वाईफाई को मुहैया कराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब हर हाथ में जो मोबाइल है उसमें ऑलरेडी डेटा है, लोग अपना 5G 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स का कोई मतलब नहीं है। और जो सरकार एक जो टेलीकॉम कंपनियों से उनके रेवेन्यू का एक हिस्सा लेती है इसी फंड के तौर पर, ताकि सब लोगों को सस्ता वाईफाई मुहैया कराया जा सके, उनका कहना है कि इस फंड का इस्तेमाल दूसरे पर्पस में विशाल किया जा सकता है। जी सर, जियो ने तो है रेलटेल के जो है रेलवे स्टेशन पर जो है वाईफाई प्रोजेक्ट है उसका उदाहरण देकर चीज़ों को समझाने की कोशिश की। कहा कि देखिए इस प्रोजेक्ट को अगर आप देखिए तो यहाँ उपयोग जो है बहुत काफ़ी मात्रा में हुआ, काफ़ी अधिक हुआ, लेकिन लंबे समय तक ये जो बिज़नेस मॉडल है वो लाभदायक यानी प्रॉफिटेबल जो है साबित नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसलिए इन लोगों का जो तर्क है कि जियो ने कहा है, सर रिलायंस जियो ने, कि पब्लिक वाईफाई क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो है कमाई, मोनेटाइजेशन है। उपभोग जो करता है यानी जो इस्तेमाल करते हैं तो उनको तो मिल जाता है डेटा, लेकिन इसे जो है स्थायी जो है राजस्व यानी जो रेवेन्यू वो पैदा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एयरटेल का भी जो तर्क है मैं एक एक पढ़ के आपको समझाता हूँ। लोगों के पास पहले से ही सस्ता और जैसा कि प्रोफेसर ने कहा हमेशा जो है मोबाइल इंटरनेट उपलब्ध है, ऐसे में पब्लिक वाईफाई से कमाई की संभावना बेहद सीमित है। सर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि तमाम जितने टेलीकॉम ऑपरेटर ये सब लामबंद क्यों हो गए? नहीं, मुझे लगता है कि उनको एक लंबे वक्त में अपने कारोबार पर एक झटका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जो पब्लिक जो वाईफाई है उसका उस स्पीड से विस्तार भी नहीं हुआ। जो आपका जिस तरह से एक अप्रोच थी सरकार की कि ये लाखों की तादाद में लगेंगे, वो संभवतः उस तरह से सफल नहीं हुआ। हालांकि अभी भी जो 4 लाख के आसपास हॉटस्पॉट
वो ऑपरेशनल जो है वो दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि इन कंपनियों को लगता है कि सरकार अपनी तरफ से इस मिशन को रोके, और चूंकि लोगों के पास खुद अपना डेटा है, ऐसे में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे पक्ष की भी बात समझ लेते हैं सर। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम जो है, उनका कहना है कि भारत को केवल मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बीआईएफ के जो सदस्य हैं सर, अमेजन, गूगल, मेटा, इनका मानना है कि देश की जो डिजिटल ज़रूरतें जो है भविष्य में इतनी बड़ी होंगी कि केवल मोबाइल ब्रॉडबैंड पर्याप्त नहीं होगा। और इसी को कहानी को जोड़ लेते हैं, स्टारलिंक का भी जो आना हो या क्यूपर का आना हो, वहाँ भी बात आ रही है कि जो दुर्गम क्षेत्र पर, जहाँ जो रूरल पेनिट्रेशन नहीं पॉसिबल हो पाया है, वहाँ जो है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज आएंगी तो चीज़ें जो है और आसान होंगी। इन तमाम बातों को समराइज़ करके कैसे देखें सर? नहीं, देखिए, एक पर्पस जो पब्लिक वाईफाई को लेकर आने का है विशाल, वो ये है सरकार का या ट्राई का तर्क कि क्राउडेड जो स्पेसेस हैं, आप मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन का इलाका है या भीड़ भाड़ वाले मार्केट प्लेसेस हैं, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पर जो लोड है उसको ये कम करेगा पब्लिक वाईफाई। लोग जो पब्लिक हॉटस्पॉट हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से मोबाइल का जो नेटवर्क है उस पर लोड कम होगा। दूसरा एक जो बड़ा टारगेट है वो ये है कि साहब ग्रामीण इलाके और जो कम कमाई वाला तबका है उसको आप सस्ती दर पर आप डेटा मुहैया करा पाएंगे, उसको अलग से डेटा पैक खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसी वजह से जो है वो ट्राई ने इन जो कंपनियां हैं, जो तीनों आपका जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इनका इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि साहब आप इस जो पब्लिक हॉटस्पॉट हैं इन पर जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको आप रैप अप कर दीजिए, इसको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ऐसा ही प्रोजेक्ट आया था D2M को लेकर, जिसको हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। डायरेक्ट टू मोबाइल आएगा, उसमें भी कहा गया कि कोई लोगों का कोई ज़रूरत नहीं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स का। इसको लेकर भी उन लोगों ने बहुत रार मचाई थी। वो मामला क्या भी इस कहानी को जोड़ कर देखा जा सकता है? इस कहानी में जोड़कर नहीं, दोनों चीज़ें देखिए थोड़ी सी अलग हैं। जब डायरेक्ट टू मोबाइल आएगा तो उसमें आपको डेटा की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप मोबाइल पर अपना किसी भी फ्री जो DTH है या कंटेंट है उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। सरकार ने असल में, ट्राई ने एक काम जो किया है इनके लिए वो ये किया है कि जो आपका ब्रॉडबैंड का जो बैंडविड्थ है उसका प्राइस सरकार ने इनके लिए कैपिंग कर दी है कि आप, होता क्या है कि जो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या इस तरह की जो कंपनियां हैं यही आपको एक नेटवर्क देती हैं। कोई छोटा कारोबारी है, उद्यमी है, वो अपने यहाँ इसका सेटअप लगा सकता है और एक पब्लिक वाईफाई मुहैया करा सकते हैं, उसके बदले वो पैसे लेते हैं। लेकिन उस तरह से स्कीम ये वाकई परवान भी नहीं चढ़ी। और एक तरह से अगर देखा जाए तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनका तर्क भी जायज़ ही है। जी, लेकिन सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकार का ये मकसद तो नहीं कि जिस तरह से इतनी जो मार पड़ रही है, महंगाई की मार रिचार्ज को कराने में, चाहे ब्रॉडबैंड का अगर आप कनेक्शन लेते हैं उसके लिए आपको मोटी फीस अदा करनी होती है, या मोबाइल चलाने के लिए, अगर सब जगह सोचिए, कल्पना कीजिए सर, अगर सब जगह अगर सरकारी अगर वाईफाई मिल जाए तो आदमी का जो इतना जो मोटा पैसा हर महीने जाता है ये बच जाएगा? नहीं, ये थोड़ी हाइपोथेटिकल सा सवाल ज़रूर है, क्योंकि कितने लोग, फिर उसमें एक बात यह है कि कितने लोग हमेशा पब्लिक स्पेसेस में जाहिर तौर पर रहते हैं। आपको मोबाइल डेटा की भी उतनी ज़रूरत है। जब आप एक मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन पर हैं, वहाँ आपको जब ज़रूरत पड़ रही है, जब आपको लगता है कि आपका डेटा कम पड़ रहा है, वो ऐसे समय पे इस्तेमाल किया जा सकता है। संभवतः लोग करते होंगे, क्योंकि अब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी देखिए कि मान लीजिए आप मार्केट प्लेस में आपको कितनी जगहों पर ऐसा जो पब्लिक वाईफाई या फ्री वाईफाई की स्कीमें भी चली, दिल्ली में भी चली थी। दिल्ली सरकार ने भी चलाई। हाँ, दिल्ली सरकार ने चलाई थी। लेकिन कितने लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, कहाँ इस्तेमाल हुआ? कई बार हमने देखा कि जहाँ फ्री वाईफाई है उसकी आपको जो कैपिंग बहुत, हाँ, स्पीड लिमिट भी होती है और आपका डेटा कंजम्पशन है वो भी बहुत सीमित होता है जी। तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित भी नहीं हुए विशाल। मुझे लगता है बहुत R&D और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर या केपेक्स की जरूरत होगी, तब जाकर वो चीज़ें बेहतर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नई कार का सपना अब शोरूम से नहीं बल्कि सेकंड हैंड बाजार से पूरा हो रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बढ़ती कार की कीमतें, महंगी EMI और बेहतर फीचर्स की चाहत के बीच भारतीय खरीदार अब छोटी नई कार की बजाय पुरानी SUV और प्रीमियम गाड़ियों को तरजीह दे रहे हैं। यही वजह है कि देश का यूज्ड कार बाजार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में $70 अरब का बिजनेस बन सकता है। रेड सीट की रिपोर्ट भी आई है सर, क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, आसान भाषा में समझाइए। नहीं, देखिए, रेड सीयर की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि भारत में लोग अब महंगी कार खरीदने की बजाय स्मार्ट चॉइस को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। पैसा खर्च करना ही
सिर्फ और एक वो विकल्प नहीं है, बल्कि आप किस तरह से स्मार्ट बाइंग करते हैं, ये ज़्यादा लोगों के दिमाग में चीज़ आ रही है। और इसमें ये बात कही गई कि साहब भारत का जो पुरानी कारों का बाज़ार है वो FY 31 तक $70 अरब पर पहुंच सकता है। लोग अब दरअसल अपने पैसे को बचा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर मैं 10 लाख की नई कार खरीदूं, उससे बेहतर है कि आप 5 लाख या 4 लाख की पुरानी कार, जिसकी 3 साल तक की या 4 साल तक की ही चली हुई कार, वो खरीद ली जाए। तो एक जो नई कारों के बाज़ार के साथ साथ पुरानी कारों का बाज़ार, और उसमें ये भी बताया गया है कि 15 से 20% की CAGR से ये मार्केट आगे बढ़ रहा है विशाल जी। वर्तमान में हर साल करीब सर 60 लाख जो है यूज्ड कारें बिकती हैं और अगले 5 वर्षों में ये संख्या बढ़कर जो है 90 लाख से लेकर 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। और अगर कहा जा रहा है, जैसा कि प्रोफेसर ने कहा, कि अगर और भरोसा बढ़ता है, फाइनेंशिंग और मजबूत होती है और स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो बढ़ता है, वो समस्या अगर दूर होती है, तो कहा जा रहा है कि 15 से 20% की CAGR से जो है दर आगे बढ़ सकती है। तो अब चलिए, नई कार की बजाय पुरानी SUVs क्यों खरीद रहे हैं लोग, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है सर कि लोग सोच रहे हैं कि छोटी नई हैचबैक की बजाय पुरानी SUV खरीद ले, बेस मॉडल की बजाय प्रीमियम वेरिएंट खरीद लिया जाए, कम कीमत में ज़्यादा फीचर वाली गाड़ियाँ खरीद ली जाए, कम EMI में जो है बड़ी कार खरीद ली जाए। यानी एस्पिरेशनल तो है आदमी, एस्पिरेशन मिडिल क्लास तो बहुत है सर, लेकिन उसके लिए कम कीमत अदा करना चाहता है। ये बात जो है आती है। उसमें जो सेलर हैं उसका भी एक फैक्टर बनता है कि लोगों की जो कार का लाइफ साइकिल है, बेसिकली एक कार के लोग जो खरीदते हैं उसको कितने वक्त तक अपने पास रखते हैं, होल्ड करते हैं। हाँ, होल्ड करते हैं और उसके बाद बेचने के लिए निकालते हैं। पहले दरअसल वो 7-8 साल का हुआ करता था, अब वो 4-5 साल पर आ गया है। यानी हर चौथे 5वें साल में लोग अपने पास मौजूद कार, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनकी सैलरी अच्छी है, जिनकी कमाई अच्छी है, वो लोग कारों को बदलना चाह रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि कारों के मॉडल्स बेतहाशा आ रहे हैं। हर साल 15, 20, 25 मॉडल नए आ रहे हैं, नई गाड़ियां आ रही हैं, नए फीचर्स के साथ आ रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि यार अब मेरी गाड़ी तो पुरानी सी लग रही है, तो नई गाड़ी ले ली जाए, या ये सुविधा नहीं है मेरी गाड़ी में। हाँ, तो इस स्थिति का फायदा दरअसल यूज्ड कार मार्केट को मिल रहा है और ऐसे लोग जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनको मिल रहा है। चलिए, और इसीलिए एक और इसमें जो डेटा, जो रिसर्च जो आया है, स्टडी, इसमें कहा गया है कि 65% जो यूज्ड कार के बायर्स हैं वो दरअसल फर्स्ट टाइम बायर्स हैं। पहली बार जो गाड़ी खरीद रहा है उसमें 65% लोग ऐसे हैं जो पुरानी कारों को तरजीह दे रहे हैं। बड़ी बात है सर, जबकि लोग पहले माना जाता था कि पहली कार जो है नई नवेली खरीदते थे, खुद तो गए। अब उसमें एक जो साइकोलॉजिकल एक प्रेशर था कि आप समाज में आप जब गाड़ी ली और जब बाहर निकले तो लोग आपको कहेंगे अरे पुरानी गाड़ी क्यों खरीद लाए। अब वो एक जो टैबू था या एक ब्लॉकेट था वो भी दरअसल टूटा है। चलिए, अब इसी के साथ एक बड़ी समस्या जो उत्पन्न हो रही है सर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि स्टार्टर कार इनका क्या होगा। मारुति का रोना फिर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि लगातार हम लोग जो कार सेगमेंट से जुड़ी हुई तमाम खबरों को मनी सेंटर में करते थे, वो कहते थे कि देखिए भारतीय जो है लोग, वो सबसे पहली गाड़ी जो है वो छोटी गाड़ी खरीदते हैं। अब लोग जब छोटी गाड़ी ही नहीं खरीदेंगे, नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, तो मारुति जैसी कंपनियों का क्या होगा बॉस? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग छोटी गाड़ियां खरीदना ही बंद कर देंगे। एक बड़ा तबका अभी भी अपनी पहली गाड़ी, नई गाड़ी भी ले सकता है, और जिनके बजट कम है वो पुरानी छोटी गाड़ी खरीद सकते हैं। सपोज किसी का बजट ही 1.5 लाख या 2 लाख का है और इच्छा है परिवार की कि साहब एक गाड़ी अब ले ली जाए, तो आप एक पुरानी स्मॉल कार ले सकते हैं, चाहे मारुति की हो, ऑल्टो हो आपकी, या इस तरह की जो तमाम गाड़ियां हैं, एस्प्रेसो है, ऐसी। तो मारुति की गाड़ियों की फिर भी बिक्री जारी रहेगी। और मारुति की गाड़ियां बिकने की एक बड़ी वजह रूरल मार्केट भी है विशाल जी। सेमी अर्बन, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ जो हैं, गांव कस्बे हैं, वहाँ पर भी लोग जब अपनी गाड़ी पहली खरीदते हैं तो तरजीह देते हैं कि पहली नई गाड़ी हो, और वो ज़्यादातर छोटी गाड़ी मारुति की खरीदते हैं। चलिए सर, इस कहानी में सर कार्स 24 का भी जिक्र किया गया, कहा गया कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं बड़े अधिक जो है लोकप्रिय होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इनके पीछे क्या कारण है सर? क्या कहा जा रहा है कि जो इंस्पेक्शन, वारंटी और जो फाइनेंसिंग या जो डॉक्यूमेंट्स का जो ट्रांसफ़र है, जिसको लगा सोचता है आदमी कि बड़े पेचीदा मामला है, इनको ये सब जो है दुरुस्त करके देते हैं, इस वजह से ही लोग जो है प्रेफर करते हैं कार्स 24। देखिए, अब पुरानी गाड़ियों को खरीदने में सबसे बड़ी हिचक क्या थी? सबसे बड़ी हिचक ये थी कि जब आप गाड़ी खरीद रहे हो और अननोन किसी व्यक्ति से खरीद रहे हैं,
तब तक तो ठीक है जब तक मान लो मैं आपकी गाड़ी खरीद रहा हूँ तो मुझे पता है कि आपने विशाल ने किस तरह गाड़ी चलाई है, कितनी रनिंग है, क्या है, आपकी जेन्युइन चीज़ें पता हैं। लेकिन अगर मैं किसी थर्ड पार्टी से गाड़ी खरीद रहा हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल रहेगा कि मैं किसी मैकेनिक को दिखा भी लूँ तो भी क्या वाकई आपको सारे जो आपके दिमाग के जो में जो उलझने हैं क्या उनका जवाब मिल जाएगा, क्या गाड़ी में कोई ऐसा इश्यू तो नहीं होगा। जितने ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर असल में इस मार्केट में आए हैं, चाहे कार24 हो, चाहे स्पिनी हो या और बहुत सारी कंपनियां, उन सब ने दरअसल इस मुश्किल को दूर करने की कोशिश की। और मारुति या महिंद्रा जैसी कंपनियां भी अपनी, मारुति के ट्रू जो वो है, और इस तरह से आपका महिंद्रा या और कंपनियों के, उन्होंने इस दिक्कत को दूर किया है कि आपका इंजन का इंस्पेक्शन है, आपकी गारंटी, आपकी गाड़ी कितनी चली है, आपकी कलर गाड़ी में तो नहीं हुआ है दोबारा, डेंट पेंट कितने हैं, टायरों की स्थिति क्या है, एक्सीडेंटल गाड़ी तो नहीं है। हाँ, और अपने तरफ से 6 महीने या 7 महीने की एक वारंटी की, साहब आप गाड़ी हमसे खरीद लीजिए, आपको एक इतनी वारंटी मिलेगी, गाड़ी में कोई इश्यू आएगा तो देखने के लिए हम हैं। सीमलेस प्रोसेस है कि आप गाड़ी जो खरीद रहे हैं उसका ट्रांसफ़र आसानी से है आरटीओ से, और बाकी आपकी आरसी वगैरह का, इंश्योरेंस को लेके दिक्कत है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं उन्होंने ख़त्म किया। और एक जो बड़ा जो मुश्किल थी लोगों के सामने कि जो गाड़ी खरीद रहा हूँ वो किस तरह की कंडीशन में है, वो असल में दुविधा दूर की। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर कि कार लोन मिलना भी बड़ा आसान हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये भी परेशानी असल में इस तरह के जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर आए हैं, और अब तो बल्कि बहुत सारे जो बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, वो पुरानी कारों पर उतने ऊंचे ब्याज दरों पर अब कर्ज नहीं देते। पहले क्या होता था कि आपको पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, आपको पुरानी कार लेनी है, पुरानी कार के लिए फाइनेंसिंग देने से इंस्टीट्यूशन का इनकार है कि साहब हम पुरानी कार के लिए फाइनेंस नहीं देंगे। मजबूरी में लोगों को सस्ते ब्याज और या मान लो लोन के लिए नई गाड़ी लेनी पड़ती थी। अब फाइनेंसिंग की सुविधा आसान हुई है जी, और इस वजह से भी लोगों का रुझान पुरानी कारों पर विशाल बढ़ा है। तो चलिए ये तो रहा मनी सेंट्रल, लेकिन आपको जाते जाते बता दें कि इस शनिवार को जो दोपहर 12 बजे ऐसा न वैसा सिर्फ पैसा सेगमेंट में जो है आज हमारे साथ जो है अब बड़े अच्छे गेस्ट आए हैं। गजेंद्र कोठारी साहब की जो ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने जो है 52 लाख रुपए की SIP करते हैं, हर महीने करते हैं, और इससे आप ये सीख सकते हैं कि कैसे जो है अपने पोर्टफोलियो को बनाया जाए, कैसे जो है अमीर बनने का जो है ट्रिक है वो आप जान सकते हैं, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस शनिवार दिल थाम कर बैठिएगा, 12 बजे के आसपास अच्छा पॉडकास्ट आने वाला है। मनी 9 के एडिटर प्रियंका संभव मैडम के साथ इंटरव्यू होगा, तो देखना ना भूलिए। ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा पॉडकास्ट है जो सिर्फ करोड़पति बनने का नहीं बल्कि 100 करोड़ का कॉर्पस बनाने का सपना जी रहे हैं। अगर आपको भी इतनी बड़ी वेल्थ बनानी है तो मैक्सिमम पैसा शुरुआती 15 सालों में आपकी इनकम से आएगा। अगर मैं आज आपके सारे व्यूअर्स को कहता हूँ कि आप भी SIP करो और लाइफ में एक रोल्स रॉयस खरीद सकते हो। रामदेव जी अग्रवाल हैं जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने बॉम्बे आके 0 से स्टार्ट करके 1000 करोड़ रुपए खाली इक्विटीज से बनाई वेल्थ। ये मेरी हर SIP का इंस्टॉलमेंट का रिटर्न्स है। हर किस्त जो मैंने 5000 की डाली थी उसकी वैल्यू 6 लाख रुपए हो रही है। मार्केट 20-30% डाउन है, तो आपके पास 3 या 4 फंड से ज्यादा पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, चाहे आपके पास 10,000 डालने को है या 10 करोड़ रुपए डालने को है। गोल्ड में मेरा थोड़ा व्यू अब चेंज हो गया है, सो नाउ आई बिलीव इन समथिंग कॉल्ड एसेट एलोकेशन। एमफी की वेबसाइट पे आपको सारे फ्लोज पता चलते हैं। अगर सारे रिटेल इन्वेस्टर्स उस सेक्टर थीम में पैसा डाल रहे हैं तब मैं वहां पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। द फाइनल यूज ऑफ मनी इज टू बी स्पेंट। 10-10 साल बाद भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो सकता है, बट अगर आप वो वेट कर नहीं सकते हो, आपका पेशेंस नहीं है, आप इधर उधर करोगे तो फिर आप पैसे नहीं बना पाओगे।